एक तो अपने अपने वीडियोस ऑन करो। और ये एक पॉइंट जो है ये मॉड्यूल में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, कौन सा, राइट ऑफ रीसेल। देखो सेल के केस में बेसिकली क्या होता है, सेल के केस में राइट टू रीसेल की यदि मैं बात करूं, राइट टू रीसेल, सेल के केस में ओनरशिप ऑलरेडी सेलर से बायर के पास में जा चुकी है। ओनरशिप ऑलरेडी सेलर से बायर के पास में जा चुकी है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, क्या सेलर इस माल को जो उसने बायर को ओनरशिप दे दी है वापस किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है क्या? कि सर बेसिकली जब ओनरशिप दे दी है तो फिर कैसे सेल करेगा, इसलिए ये लिखा है द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। पर ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य मतलब पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य आप आगे जाके पढ़ेंगे, शायद इसीलिए मैंने इसको नोट से हटा दिया था। पूरा सत्य आप आगे जाके पढ़ेंगे। कई बार ऐसा होता है जहां पर एक बायर ने सेलर से कोई गुड्स खरीदा है, अभी माल ले जाना बाकी है, लेकिन सेलर इतने में दूसरे बायर को वो माल बेच देता है जो कि गुड फेथ में खरीदता है, उसको ऐसा पता ही नहीं है कि पीछे ये ट्रांजैक्शन हो रखा है। तो फिर इसकी ओनरशिप ज्यादा सही मानी जाएगी। ठीक है, लॉ में एक ऐसा एब्सर्ड सा, हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आप उसमें पढ़ोगे कि सर ये सेकंड ओनर की, भाई पहले भले ही इसने खरीदा लेकिन ये पीछे से उसकी दुकान पे पहुंचा, दुकान पे पहुंचा तो वहां पर टेबल चेयर का सेट जो पहले बायर ने खरीदा वही इसने भी पड़ा हुआ देखा, इसने पसंद कर लिया, सेलर ने वापस इसको बेच दिया, तो सर ओनरशिप इसकी ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। ये इससे हालांकि बेच नहीं सकता था, पर अब ये इससे बस डैमेजेस वगैरह ऐसे ही कुछ वसूल पाएगा। वेरी एब्सर्ड लॉ, बट इट इज ऑल्सो अगेंस्ट व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ, राइट ऑफ रीसेल, द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, पर हम इसका अपोजिट भी पढ़ने वाले हैं, ये अधूरा सत्य है। और दूसरा, जहां एग्रीमेंट टू सेल है, द सेलर में सेल द गुड्स सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर। सर एग्रीमेंट टू सेल में, एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ओनरशिप सेलर के पास में ही है, ओनरशिप बायर के पास में नहीं गई है। तो सर ये, इसने बस एग्री किया है ओनरशिप देने का या अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। अभी तक ओनरशिप इसके खुद के ही पास में है। सर क्या ये उसको किसी और पार्टी को सेल कर सकता है? हाँ सर, द सेलर में सेल द गुड सिंस ओनरशिप इज विद द सेलर। ठीक है, तो ये एक, हाँ जोड़ लो, पर इसके अपोजिट बातें भी आपको पढ़ने मिलेंगी आने वाले चैप्टर्स में, इसलिए उस समय कंफ्यूज मत होना। ठीक है भाई, और कोई पॉइंट तो नहीं छूट गया? नहीं सर, और कोई पॉइंट नहीं छूटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को करना है हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है? एंसल, कविश, दक्ष, कनव, श्रेया, काबरा जी, दिशी, सुहान, गोयल, त्रिषा, कृपया आपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो सर हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। सर जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी बनेगा, जिसमें सेल और एग्रीमेंट टू सेल होते हैं। सर जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैसे ही बनेगा। एंसल, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? एंसल, सर प्रॉमिस प्लस वो कंसिडरेशन। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन से होती है। अच्छा जी, तो क्या अरे नाना सर जी ऐसे आके ही था। ऑफर देंगे और नानी जी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? अरे सर सेम 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 सर प्रॉमिस में इंक्लूडिंग। हाँ सही बात है। सर सेम 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 सर, प्रॉमिस में दोनों इंक्लूड होते हैं ना, तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट ही बोल देते ना, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट बनेगा सर, वहां से होगा सर। सर ये तो डीम्ड ही है, जब मैं एग्रीमेंट बोल रहा हूँ तो ये चीजें भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो एंसल को एग्जाम में पूछा गया कि एक्सप्लेन हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, तो एंसल ने वहां पर लिख दिया, अबे किससे बात कर रहा है? फर्नांडीज किससे बात कर रहा है भाई? सर एक मिनट। एंसल भाग ही गया कि मेरे पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल लिख रहा। तो एंसल को पूछा गया हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, एंसल ने लिख दिया फॉर आंसर काइंडली रेफर
मॉड्यूल का पेज नंबर 1.2, ठीक है। फॉर आंसर काइंडली रेफर मॉड्यूल का पेज नंबर 1.2। तो एग्जामिनर जो कॉपी चेकर था उसने भी लिख दिया फॉर योर मार्क्स काइंडली रेफर पेज नंबर 1.2। जो 1.2 के लिए पे अपने मार्क्स भी वही देख लेना, ठीक है। तो ये ऐसे अब्सर्ड जवाब मत दिया कर। सर प्रोसेस ऑफर और एक्सेप्टेंस से चालू होता है कॉन्ट्रैक्ट बनने, सर तो करीब करीब यहाँ पर भी तो बस कोई गुड्स के लिए बन रहा है। तो सर प्रोसेस कहाँ से चालू होएगा? सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही चालू होगा। यदि प्रोसेस कई जगह लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्विटेशन टू ऑफर से चालू होता है, तो एक वो अलग से सिचुएशन है जहाँ ऑफर से नहीं और इन्विटेशन टू ऑफर से चालू होता है, ये एक अलग सी सिचुएशन है। बाकी तो सब सेम ही है। तो सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से ही चालू होता है। प्रिशा जी आप पढ़ेंगे हमारे लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट? हाँ सर। Offer and acceptance section, subsection 1 of section 5. A contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price and the acceptance of such offer. सर ऑफर दिया या तो बेचने के लिए या फिर ऑफर दिया खरीदने के लिए। क्या मैं आपका ये कार खरीद सकता हूँ इतने लाख रुपए में? क्या आप मेरी कार खरीदेंगे इतने लाख रुपए में? तो सर ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो सर ऑफर से ही चालू होगा। ऑफर टू आइदर बाय और सेल द गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक प्राइस एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, ठीक है सर। तो यहीं से प्रोसेस चालू होता है। सेकेंड, सर जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म कैसा हो सकता है? सर जैसे अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि सर कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। और तो इधर भी या तो एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस विच इज मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर इन राइटिंग और इन ओरल, बट वर्ड्स, या फिर इम्प्लाइड, या फिर दोनों का मिक्स, पार्टली बाय वर्ड ऑफ माउथ पार्टली इन राइटिंग, ठीक है। मतलब मिक्सचर से भी अपन मोटा मोटा माने तो एक्सप्रेस वे में या इम्प्लाइड वे में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तीसरा कि सर पेमेंट एंड डिलीवरी, तो सर जैसे अपन एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं ना, क्या करते हैं कि सर अब कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई गुड सप्लाई कर रहे हो और कोई वापस आ रहा है, तो जैसे आप एक नॉर्मल उसमें करते हो ना कि सर गुड्स पहले जाएगा, उसके पैरेलल पेमेंट होगा गुड्स के समय, ये पहला परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है। दूसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है गुड्स पहले जाएगा, पेमेंट 1 महीने बाद आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पहले पेमेंट आएगा, जब पेमेंट आ जाएगा फिर गुड्स दिया जाएगा, तीसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चौथा कि सर पेमेंट अभी मिलेगा और गुड्स उसके 1 महीने बाद दिया जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में बन सकते हैं, वैसे ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ भी बन सकते हैं पेमेंट को लेके और डिलीवरी को लेके। सो पेमेंट और डिलीवरी को लेके द कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स but the price to be paid at some future date, or immediate payment of price but the delivery to be made at some future date, or immediate payment of price and delivery of goods, or the delivery or payment by installments। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर x ने y को गुड्स दिया, ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसके लिए पेमेंट करेगा, डिलीवरी अभी दे दी या 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे दी, ठीक है, पैसा। पोस्टपोनमेंट ऑफ डिलीवरी और पेमेंट और बोथ, तो सर इनमें से कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पेमेंट और डिलीवरी को लेके। तो सर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से प्रोसेस चालू होती है, और पेमेंट और डिलीवरी कैसा भी हो सकता है, एनी ऑफ द परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, जो पार्टीज को सही लगता है। और फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सप्रेस हो सकते हैं या इम्प्लाइड हो सकते हैं या मिक्स तरीके से भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, या तो एग्जाम में या आरटीपी एमटीपी में कहीं तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। अब बच्चा कंफ्यूजन में होता है यार इसमें अलग सी क्या बात है? अरे कुछ अलग सी बात नहीं है, जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है उसी को उठा के चिपकाना है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से प्रोसेस चालू होके फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड होके और पेमेंट और डिलीवरी रिलेटेड ये बातें हो सकती है, बस यही इतना सही फर्क है। बाकी सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे के सारे रहेंगे, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, जो अपन ने सब पढ़े हैं, ठीक है।
नाउ अब अपन जो पढ़ने वाले हैं सेक्शन 7 और सेक्शन 8, इस पे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या चीज है? इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और पेरिशिंग ऑफ गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स और पेरिशिंग ऑफ गुड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर, या तो या तो देखना, समझना, सेक्शन 7 क्या बोलता है? व्हेन द गुड्स आर पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दक्ष अग्रवाल ने और एंसेल ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया। क्या? कब बना रहे हैं? कि सर आज 22/12/2025 को रात को 8 बजे बना रहे हैं। क्या एग्रीमेंट बना रहे हैं? मेरे शिप पे जो कंटेनर आ रहे हैं उनमें से 10 कंटेनर मैं आपको दूंगा और आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे। ओके सर। अब सर, इन बेचारों को पता ही नहीं है कि ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले 6 बजे ही शिप पानी में डूब चुका है। तो जब शिप पानी में डूब चुका है तो सर एग्जैक्टली इस जगह फिट हो रहा है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट, और किसी भी पार्टी को नॉलेज नहीं थी कि ऐसा हो गया है। ठीक है। अब स्पेसिफिक बात ध्यान ये रखना कि सर ये जो सेक्शन 7 और 8 है ना, ये केवल और केवल स्पेसिफिक गुड्स को लेके हैं। इफ दीज, यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट इस तरीके से बन रहा है जहां पर सेक्शन 7 और सेक्शन 8 मतलब स्पेसिफिक गुड्स की बात नहीं की गई है, तो वहां कहानी अलग होगी। पहले ये समझो फिर वो बताता हूँ। एग्जाम में इन छोटी छोटी जगह पे मारते हैं और बच्चा मतलब टंबल करके और अपना मार्क्स छोड़ के आ जाता है छोटी सी बेवकूफी के कारण, जबकि इसमें पूरे नंबर मिलने चाहिए अपने को। सर, यदि मैंने वो ही 10 कंटेनर बेचने की बात की है, कंटेनर नंबर्स मेरे को पता है, कंटेनर नंबर 101 से लेके कंटेनर नंबर 11 तक, यानी कि 101 से 110 वाले 10 कंटेनर में जो माल है वो मैं आपको सप्लाई करूंगा। तो एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक गुड्स? एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक गुड्स? यस सर। मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय बता दिया कि मैं इन 10 कंटेनरों में जो गुड्स आ रहा है वो मैं आपको बेचूंगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक गुड्स और नॉट? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय क्लैरिटी है। सर, इन बेचारों को पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जिन स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं वो तो डूब चुके हैं। वो तो डूब चुके हैं, पूरा शिप भी डूब गया, तो ये तो डूबने ही थे। सो दोज स्पेसिफिक गुड्स हैव ऑलरेडी बीन ड्रॉन्ड इनटू द वाटर। सो क्या अब इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल है? सर, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये तो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है। आप इसको वॉइड एग्रीमेंट बोल लो, पर इसको समझाने के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला है कि ये तो गलत है, ये तो एनफोर्स ही नहीं किया जा सकता। असल में इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। बताया ना मैंने, वॉइड एग्रीमेंट दो तरीके का होता है। एक तो होता है वॉइड एब इनिशियो, मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, शुरुआत से गलत है। एक होता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, आप शुरुआत से ही गलत हैं लेकिन आपको बाद में पता पड़ता है कि आप शुरुआत से गलत हैं। आप 8 बजे से गलत ही हैं, पर आपको रात को 2-4 घंटे बाद पता पड़ा कि जब मैंने एग्रीमेंट बनाया तब से मैं गलत ही एग्रीमेंट बना रहा हूं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, प्लीज समझने की चेष्टा करो। यदि स्पेसिफिक गुड्स देने की बात करी गई है और पार्टीज को पता ही नहीं है कि वो स्पेसिफिक गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब वो सप्लाई नहीं किया जा सकता, तो ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, तो वॉइड एग्रीमेंट है। हाँ, सेक्शन 7 में इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। दक्ष अग्रवाल, 1 मिनट आ रहा हूँ तेरी तरफ, पहले एक बार पूरा समझा दूं। एक बार पढ़ो इसको प्रिशा। हाँ सर। Goods perishing before making of the contract, Section 7, where the contract of sale is made for the sale of specific goods, and when the contract was made, the goods have, without the knowledge of the seller, destroyed or so damaged before making of the contract, so not to answer to description in the contract, then the contract of sale is void. That is, agreement is void. जो मैं समझा रहा हूँ लिखा हुआ सेक्शन में ये है, देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज वॉइड, एनफोर्सेबल नहीं है।
एक्चुअल में उसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट शुरुआत से गलत है। तो जहां पर हमने स्पेसिफिक गुड्स बेचने की बात करी है किसी पार्टी को, और हमारे को पता ही नहीं है कि दोनों पार्टीज अनजाने में, जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है, अनजाने में बना लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि जिन 10 कंटेनर में माल देने की बात की वो 10 कंटेनर तो पानी में ऑलरेडी डूब ही चुके हैं, वो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो सर वो फिर वॉइड एग्रीमेंट हो गए सर। बिल्कुल, अपन शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो पढ़ा है कि वॉइड एग्रीमेंट है। खेला किस चीज का आगे, स्पेसिफिक गुड्स का, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा अपोजिट तरीके से भी। दक्ष अग्रवाल तेरा डाउट बोल। तो अपन ने पहले देखा है कि ऐसे जो गुड्स का एक्विजिशन डिपेंडेंट रहता है तो उनको हाँ, कंटिंजेंट गुड्स कहते हैं। उनको अब सर अपन एग्जांपल शिप का ले रहे हैं जिसमें अपन को अभी पता नहीं है कि गुड्स आने वाली है कि नहीं, हम्म मतलब वो डिपेंडेंट है, करेक्ट। अब अभी उसका एग्जांपल लेते हुए अपन ये बात बोल रहे हैं कि अपन स्पेसिफिक गुड्स की बात कर नहीं रहे हैं। नहीं, मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा, क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा, देख, आई एग्री टू गिव यू 10 कंटेनर्स प्रोवाइडेड माई शिप लैंड्स सेफली, क्या मैंने ऐसा लिखा यहाँ पर? प्रोवाइडेड माई शिप लैंड्स सेफली, डिफरेंस समझ में आ गया दक्ष अग्रवाल तेरे को? ओके सर। ठीक है, चलिए, ये ऐसा लिख देता प्रोवाइडेड तो फिर कंटिन्यूड होता तो ये। हाँ चल, तेरी डाउट को हटाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। दक्ष अग्रवाल ने दक्ष अग्रवाल ने के पास में एक स्कूटर था। स्कूटर का दक्ष नंबर बता, जैसे MH041234, ये नंबर का इसका स्कूटर था, MH041234। दक्ष अग्रवाल ने ये स्कूटर जो है इसके पापा वगैरह चलाते हैं, और है इसका, कभी कभार पापा भी ले जाते हैं। तो दक्ष अग्रवाल बाहर पढ़ने के लिए जा रहा था, स्कूटर इसके काम आने नहीं वाला था, तो इसने एंसल के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया, मैं तुझे मेरा स्कूटर, ये वाला स्कूटर जिसका नंबर MH041234 है, ये बेचने का 50,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी बनाया रात को 8 बजे, इसको पता ही नहीं था, पापा ने जहां पर आज पापा इस स्कूटर को ऑफिस लेके चले गए, शाम को 6 बजे कोई ट्रक आ रहा था, उसने स्कूटर को ऐसा उड़ाया कि ये स्कूटर अब डिस्क्रिप्शन वाली उसमें रहा ही नहीं, जो डिस्क्रिप्शन देके इसने एंसल को बेचा। सर इन दोनों पार्टीज को पता नहीं था, या सॉरी दक्ष अग्रवाल सेलर को पता नहीं था कि अब ये तो स्कूटर तो है ही नहीं। तो सर कैसे गुड्स की बात हो रही है? सर इसी स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है जिसका नंबर ये है। ठीक है सर, दक्ष अग्रवाल ने एंसल को 50,000 रुपए में 8 बजे बोला, 6 बजे स्कूटर, सर पता ही नहीं था, एग्जैक्टली ये वाला लग रहा है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक गुड्स। तो फिर वॉइड एग्रीमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब समझो, अब समझो, मान लो, अब मैं इस स्पेसिफिक वर्ड को अपोजिट करके समझाता हूं कि सर एग्जाम में यदि अपोजिट ऐसी सिचुएशन दे दे तो घबराना मत, इस चीज पे पॉन्डर अपॉन करना, स्पेसिफिक गुड्स है या नहीं है, समझना। सर दक्ष अग्रवाल के पास में 1000 बोरी गेहूं पड़ा था उसके गोदाम में। ठीक है सर, 1000 बोरी गेहूं पड़ा था, उसने एंसल को सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन से वो माल एंसल को बेचा। बोला देख एंसल, ये देख, एक कटोरी में, एक भगोले में उसको गेहूं का सैंपल बताया, देख ये वाला है, इतनी लेंथ है, इस क्वालिटी का है, ये रंग है, सैंपल भी बता दिया और डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो एंसल ने बोला ओके 300 बोरी गेहूं मेरे को भिजा देना, 300 बोरी गेहूं मैं इस क्वालिटी का आपसे खरीदूंगा एट द रेट ₹50 पर केजी। ठीक है, इस क्वालिटी का 300 बोरी गेहूं आपसे। सर लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय सब जने बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो समझा रहा हूं इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। सर लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय एंसल और दक्ष अग्रवाल में ये फिट नहीं हुआ कि सर इस 1000 में से कौन सी 300 बोरी गेहूं, इस 1000 में से कौन सी वाली 300 बोरी गेहूं, तो सर ये कैसे गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि सर गुड्स तो एग्जिस्टिंग है, लेकिन सर क्या वो स्पेसिफिक गुड्स है?
नहीं सर, स्पेसिफिक गुड्स नहीं है। कैसे गुड्स है रे? अनअसर्टेन्ड गुड्स है, अनअसर्टेन्ड गुड्स है, अनअसर्टेन्ड गुड्स है। ठीक है, अब समझना। अब ठीक है, 300 बोरी का एग्रीमेंट बन गया। शाम को इस गोदाम, सॉरी, शाम को नहीं हो ये, जहां जब इसने 300 बोरी गेहूं देने का वादा किया, उससे पहले ही गोदाम में आग लग चुकी थी, उससे पहले ही गोदाम में आग लग चुकी थी। यानी कि बेध्यानी में एग्रीमेंट बना लिया इसके साथ में। यस सर। क्या स्पेसिफिक गुड्स के लिए बनाया था? नहीं सर, अनअसर्टेन गुड्स के लिए बनाया था। तो सर अब इसमें क्या ये वाला सेक्शन लगेगा यहाँ पर, सेक्शन 7? नहीं सर, सेक्शन 7 तो केवल स्पेसिफिक गुड्स के लिए होता है। तो अब इस केस में होगा क्या कि सर जब स्पेसिफिक गुड्स नहीं थे, क्योंकि इनमें से छांट के तो हमने निकाल के रखे नहीं थे कौन से 300 बोरी, ठीक है, हमने तो बस सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन किया था। तो सर व्हेन द गुड्स हैव डिस्ट्रॉयड, हम स्पेसिफिक गुड्स की बात कर ही नहीं रहे, व्हेन द गुड्स हैव डिस्ट्रॉयड before making the contract and the goods are not specific goods, the goods are for example ascertain unascertain goods, तो फिर अब बेचारे दक्ष अग्रवाल को अपना वादा पूरा करना पड़ेगा एंसल के साथ में। वो 300 बोरी गेहूं उसी क्वालिटी के गेहूं का कहीं और से लाकर एंसल को सप्लाई करना पड़ेगा। फर्क समझ में आया? केवल एक स्पेसिफिक गुड्स होने का और नहीं होने का फर्क ये है कि यदि हमने स्कूटर पे या उस पे हाथ रख दिया कि ये वाला स्कूटर दूंगा, मतलब ये नंबर वाला स्कूटर दूंगा, तो और हमें पता नहीं था कि पहले ही वो गुड्स खराब हो चुका है, वो वाला स्कूटर खराब हो चुका है, तब तो सर कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से गलत है, वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, इसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर हमने बस ये बोला ये सैंपल का मटेरियल दूंगा आपको, ठीक है साहब 300 बोरी दे देना साहब, लेकिन कौन सी 300 बोरी है अभी तक अपन ने असर्टेन नहीं किया। ठीक है सर। तो फिर क्या होगा सर? पता पड़ा कि हमारे माल बेचने से पहले ही, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही वहां तो आग लग चुकी है, कुछ माल बचा ही नहीं है। जब कुछ माल बचा ही नहीं है तो फिर सर अब स्पेसिफिक गुड्स के लिए के लिए नहीं और अनअसर्टेन गुड्स के लिए हो रहा है, तो फिर अब उसको कहीं और से ये माल लाके देना पड़ेगा। मान लो इसी चीज को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। कैसे? कि सर दक्ष अग्रवाल के पास में कार का शोरूम है, एंसल आया उसके पास में एक i10 कार का, इसने टेस्ट ड्राइव लिया, इसको पसंद आ गया। ठीक है, इसने कहा मैं आपसे कल आके बात करता हूँ। ठीक है, कल आया एंसल, दक्ष अग्रवाल से एग्रीमेंट बनाने लगा, मुझे एक i10 कार चाहिए। ठीक है सर, कौन सी वाली? ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय डिसाइड नहीं किया, बस एक i10 कार दे देना। बेचारे दक्ष अग्रवाल को पता ही नहीं था कि ये एग्रीमेंट बनाने से पहले 50 किलोमीटर दूर जो इसका गोदाम है कारों का, उसमें आग लग चुकी है। ठीक है, ये दक्ष अग्रवाल से कोई पर्टिकुलर हाथ रखी हुई कार की ये वाली लूंगा उससे बात कर रहा है? नहीं सर, तो स्पेसिफिक गुड्स के लिए तो नहीं है, अनअसर्टेन गुड्स के लिए है। अनअसर्टेन गुड्स के लिए है यदि, तो फिर सर if it is for unascertain goods, then in that case सर भले ही इसके यहाँ पर i10 में या सारी i10 i20 जो भी थी सब जल गई, सर कोई स्पेसिफिक गुड्स की बात नहीं थी, तो ये एग्रीमेंट खोटा नहीं हुआ, ये अभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही ये एग्रीमेंट बनाने से पहले माल जल गया, ये कहीं और से कंपनी से मंगा के इसको दूसरी कार सप्लाई करेगा। So how the word specific goods has played their role, you need to understand that. So goods perishing before making of the contract, section 7 कैसे प्ले होगा? क्या एक एक बच्चे को समझ में आया कैसे प्ले होगा? कहाँ फंसाने की कोशिश करेंगे, कहाँ नहीं फंसना है? ठीक है दक्ष अग्रवाल बोलिए। सर एक एलिमेंट डालना चाहूंगा, जैसे समझो कोई चार पेंटिंग थी पूरी दुनिया में और चारों का ओनर एक सेलर था और उसने एक बायर को बेची, मतलब कि ये पेंटिंग है, उसमें से एक पीस तेरे को मैं बेच दूंगा। अब चारों में से वो स्पेसिफिक डिसाइडेड नहीं था कि कौन सा बेचना है, बट वो पता था चारों में से कुछ बेचना है। अब सर शिप में वो चारों की चारों डूब गई, तो सर उसमें क्या होएगा? तो उसमें तो मार्केट से कोई ला भी नहीं सकता देखो और कुछ ये स्पेसिफिक भी नहीं सेल्फ थी। अंडरस्टूड है जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ में, सेल्फ अंडरस्टूड है कि आप मोर और लेस उस चीज को एक स्पेसिफिक उसमें बांट रहे हो, या तो कि सर इन चार पेंटिंग्स में से ही एक दूंगा,
तो हम नियर टू स्पेसिफिसिटी बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, एकदम स्पेसिफिक नहीं हुए हैं बट नियर टू स्पेसिफिसिटी बढ़ रहे हैं या नहीं, इसके अलावा नहीं जाएगी। ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं सोचते हैं, एक सेकंड के लिए इस पॉइंट को छोड़ दो। अब जब मैंने हमेशा तेरे को क्या कहा कि सर जब अनअसर्टेन गुड्स की बात हो रही है तो मार्केट में उसका वैसा का वैसा दूसरा चीज लाके दिया जाएगा। क्या मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट, तूने जो एग्जांपल दिया, क्या मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? तो फिर ऑटोमेटिकली यार ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि फिर कहाँ से लाके दिया जाएगा, फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही हो जाएगा। तो सर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें आएगा नहीं, इम्पॉसिबिलिटी का वो डालेंगे? आएगा ही नहीं, चिंता मत कर। ठीक है सर। हम्म। चलिए नेक्स्ट, अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 8, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तो ये एग्जैक्टली कहां पर बता रहा है, आओ समझना। सर अभी दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट टू सेल बनाया है कि भविष्य में आपको ओनरशिप दी जाएगी, अभी तक वो सेल में कन्वर्ट नहीं हुई है, अभी तक वो सेल में कन्वर्ट नहीं हुई है। ठीक है, यहां पर बना लिया कि मैं भविष्य में आपको ओनरशिप इस चीज में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है सर, सेलर ने बायर को बोला भविष्य में इन इन सिचुएशंस के पूरे होने पे मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा। अभी तक वो एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है सेलर से बायर को। इसी बीच में एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसी बीच में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसी बीच में गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो था, अब गुड्स शुरुआत में से ही खराब नहीं हो रहे हैं, यहां बीच में जाके खराब हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में खराब हो रहे हैं। तो सर मैं क्या बोलूंगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? एज सिंपल एज दैट। आओ पढ़ते हैं फिर और समझते हैं इसको। पढ़ भाई त्रिशा। Goods perishing before sale but after agreement to sell. Section 8. When there is an agreement to sell the specific goods, the goods without knowledge or any fault of seller or buyer perish or suffer such damages as not to answer the description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement becomes void. एग्रीमेंट But when बिकम्स the वॉइड proper का मतलब क्या है? देखो यहाँ उल्टी लैंग्वेज यूज ली हुई है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, जो मैंने आपको समझाया ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो समझ के चलना है इसको। ठीक है, सो द एग्रीमेंट बिकम या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ठीक है, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि हमने एग्रीमेंट तो बना लिया था, भविष्य में ओनरशिप देंगे, ओनरशिप अभी दी नहीं, उससे पहले गुड्स खराब हो गए। कैसे गुड्स है? अगेन सेक्शन 8 फॉर ओनली स्पेसिफिक गुड्स, अगेन सेक्शन 8 इज फॉर स्पेसिफिक गुड्स। मैं ये वाली गाड़ी आपको दूंगा भविष्य में, जब 1 महीने बाद मैं जा रहा हूँगा देश छोड़ के, तब मैं आपको ये वाली गाड़ी दूंगा। ओके सर, तो जब मैं आपको ये वाली गाड़ी दूंगा, सर अभी देने की बात चल रही थी, दी नहीं थी, ओनरशिप ट्रांसफर करी नहीं थी, उससे पहले यहाँ पर आके गाड़ी खत्म, किसी ने ट्रक से उसको उड़ा दिया। तो सर ये उसी गाड़ी की बात हो रही है। तो सर स्पेसिफिक गुड्स की बात हो रही है, वो जिस स्पेसिफिक गुड्स की बात की थी वो एग्रीमेंट बनाने के बाद खराब हो गया, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको पूरा करने की कतई आवश्यकता नहीं है, ना सेलर ना बायर कोई भी एक दूसरे को प्रेशराइज नहीं कर सकते इसे पूरा करने के लिए। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक गुड्स होता कि मैं आपको यहां से ये सप्लाई करके दूंगा, नॉन स्पेसिफिक गुड्स की बात थी, हमने कोई स्पेसिफाई ही नहीं किया था कि कौन से दूंगा क्या दूंगा। तो फिर सर मान लो आपने यहाँ पर सोच के रखा था कि मैं इस ढेर में से, जो मेरे पास 10 आइटम पड़े हैं, कोई भी एक उठा के दे दूंगा। ठीक है सर, वो गुड्स पर्टिकुलर मतलब जल गए, तो भी अब मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो लाके दोगे, इफ इट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक गुड्स। तो फिर तो आपको अपना एग्रीमेंट पूरा करना पड़ेगा, इफ सम सब्स्टिट्यूट्स कैन बी अरेंज्ड, इफ दे कांट बी यू कैन नॉट, यू मतलब if it is for specific goods and that goods have destroyed in midway without the fault of the seller or without the fault of the buyer, ये देखो यदि सेलर और बायर में से जिसकी फॉल्ट के कारण उन गुड्स को नुकसान हुआ है, फिर नुकसान वो झेलेगा। पर कई बार होता है ना, सेलर और बायर दोनों की गलती नहीं थी, कोई तीसरा पार्टी आके माल को नुकसान पहुंचा के चला गया, या फिर फ्लड में बह गए, या फिर फायर लग गई, जो हो गया, विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर यदि वो स्पेसिफिक गुड्स खराब हो गए, तो फिर सर अब
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड नीड नॉट बी परफॉर्म। बताइए दक्ष अग्रवाल जी क्या होगा? सर जो उल्टी लैंग्वेज लिखी है वो वही लिखना है कि सीधी लिखना है? ये तेरे देखो, यदि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 7 और सेक्शन 8 पूछ रहे हैं ना, तो जो लैंग्वेज यूज करी है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 की लैंग्वेज तुम लोग वही लिख देना बेटा, लेकिन मतलब मेरे को समझाना था, वो समझ में आ गया आपको कि क्या हो रहा है। भले ही उन्होंने वो टर्म्स अपोजिट टर्म्स यूज ले लिए, पर उसका मतलब समझ में आ गया ना क्या हो रहा है, बस इसलिए कंफ्यूज हुआ मत जाना। बस इतनी सी बात है, मेंशन करने को है जो डिफाइन है वही तो मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस या फिक्सेशन ऑफ प्राइस। जश अग्रवाल ने किया, दक्ष अग्रवाल सॉरी, दक्ष अग्रवाल ये तो क्लियर हो गया अपना। सेक्शन 7 और 8 ध्यान रखना, एग्जाम के क्वेश्चन है, कई बार दोनों पूछ लेते हैं, कई बार केवल सेक्शन 7 आता है, कई बार केवल सेक्शन 8 आता है। एग्जाम्पल के साथ में समझाना जब भी आए, ठीक है। चलिए अब अपन करते हैं असर्टेनमेंट और फिक्सेशन ऑफ प्राइस। प्रिशा पढ़ भाई पहला। Definition. Subsection 10 of Section 2. Price means the money consideration for a sale of goods. ठीक है, अपने सोगा का जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बातें करते हैं तो अपने सोगा का टॉपिक सब्जेक्ट मैटर क्या होता है कि सर गुड्स। सर सेल ऑफ गुड्स के अंडर कब आएंगे? व्हेन गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम प्राइस। प्राइस always needs to be in the money form, not in barter form only। ठीक है, मनी फॉर्म के बदले में गुड्स एक्सचेंज होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है गुड्स आर गेटिंग एक्सचेंज फॉर मनी प्लस बार्टर ऑल्सो, हमको जो चाहिए था वो मिल गया इसलिए ये चल जाएगा, बट केवल गुड्स गेटिंग एक्सचेंज फॉर सम गुड्स नहीं चलेगा, तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का टॉपिक होएगा ही नहीं। चलिए आइए, सो प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। अब प्राइस फिक्स करने का कोई तरीका भी तो होना चाहिए। हाउ द प्राइस विल बी फिक्स्ड, that we need to understand how the price will be fixed, ascertainment or fixation of price। तो सर ascertainment of price, the price may be, सबसे पहला फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। खुद कॉन्ट्रैक्ट में सेलर ने और बायर ने डिसाइड किया कि इस कार के लिए हम तुमको 5 लाख रुपया देगा, बोलो लेगा? यस सर लेगा। तो सर सेलर और बायर ने खुद ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिसाइड किया, ठीक है, 5 लाख रुपया। तो सर या तो प्राइस इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर, पहला तरीका। दूसरा तरीका, Sir, agreed to be fixed in a manner provided by the contract। या डायरेक्ट प्राइस नहीं भी दी हुई हो 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए, तो वो तरीका दिया हुआ हो, मैनर दिया हुआ हो जिस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे हम उस प्राइस को फिक्स कर सकें। एग्जाम्पल बाय वैल्यू, मार्केट प्राइस, प्राइस फिक्सेशन बाय थर्ड पार्टी एटसेट्रा। कैसे कि सर सेलर ने और बायर ने नक्की किया 25 दिसंबर को, जो भी 25 दिसंबर को इन इस जो मैं आपको गुड्स दे रहा हूं, जो भी इनकी मार्केट वैल्यू होगी वो आप मुझे दे देना। ठीक है, तो इन्होंने भले ही प्राइस कोई नंबर्स में डिसाइड नहीं की, इन्होंने असर्टेन कर लिया किस तरीके से प्राइस डिसाइड होगी। यस सर, कि सर 25 तारीख को जो भी इन गुड्स की मार्केट वैल्यू हो वो अपना लेने देने का प्राइस रहेगा। ओके सर, या फिर इस तरीके से कि सर मार्केट प्राइस, सर ये पढ़ लिया प्राइस फिक्सेशन बाय थर्ड पार्टी, कि अपन दोनों सेलर और बायर कार की प्राइस पे नहीं डिसाइड कर पा रहे थे, एक 3 लाख बोल रहा था, एक 5 लाख बोल रहा था। उन्होंने कहा चल छोड़ यार, एक काम करते हैं, अपन दोनों एक ये कार के एक उसके पास में चलते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन स्पेशलिस्ट के पास में चलते हैं, वो जो बोलेगा सारी चीजें चेक करके वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी। वो 3 बोलेगा 3, वो 4 बोलेगा 4, वो 4.5 बोलेगा 4.5, वो 5 बोलेगा 5। तो जो थर्ड पार्टी जो भी प्राइस फिक्स करेगी, वो जो भी बोलेगी वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी। यस सर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है सर।
इस पे पूरा अभी टॉपिक आने वाला है, फिक्सेशन ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। ठीक है सर, इसमें कुछ पॉइंट्स आपस में सेकंड और थर्ड पॉइंट में मिक्स हो रहे हैं, कोई कंफ्यूज मत होना, बस लिखने की बात है। या फिर प्राइस विल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। जैसे कि सर जो भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, मैं उस पर 10% आपको जोड़ के, प्रॉफिट जोड़ के, वो मेरी सेलिंग प्राइस रहेगी। ठीक है, उस समय जो भी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उस पर 10%, या उस समय जो भी मार्केट, ये मार्केट प्राइस तो खैर अपन ने ऊपर कर ही लिया है कवर। तो कोई भी तरीका, हम पहले कैसे डील करते थे, जो भी मार्केट से मैं आपके लिए माल अरेंज करता था, ये बिल बिल पे 10% मेरा, बस इससे मैं, तो जो भी डीलिंग्स पार्टीज के बीच में पहले रह चुकी हैं उनसे भी डिटरमाइन हो सकती है प्राइस। ठीक है सर, तो सर प्राइस कैसे कैसे कि सर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो सकती है, या तरीका हो सकता है, या पास डीलिंग से भी, पार्टीज के कोर्स ऑफ डीलिंग से भी फिक्स हो सकती है किसी भी तरीके से। सेम लिंक पे एक बार सभी लोग वापस रिजॉइन कीजिए।